हम रोज एक मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। हम उस ज्वलंत मुद्दे पर बात करते हैं, आवाज उठाते हैं जो जनता से जुड़ा होता है। इसी कड़ी में आज का मुद्दा है प्राइवेट हॉस्पिटल। निजी अस्पतालों में खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। अगर आप बीमारी हैं और गलती से प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं तो समझिए कि आपकी जेब कटने वाली है। बीमारी से तो आप बच सकते हैं, लेकिन इनके भारी भरकम बिल से आपको कोई नहीं बचा सकता। आपकी पहले सारी जांच कराई जाएगी, जिसका आपकी बीमारी से कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनको अपना टारगेट अचीव करना होता है। फिर डिस्चार्ज करते समय लंबा चौड़ा एक बिल थमा दिया जाता है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूं मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ। पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। तो सुना आपने, निजी अस्पतालों में भी टारगेट सेट होता है। नौकरी बचाने और प्रमोशन के लिए इन्हें तय समय पर इसे पूरा करना होता है। गर्मी शुरू होते ही बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। फ्लू, वायरल, मलेरिया जैसी बीमारियां अक्सर मॉनसून के मौसम में अधिक होती हैं, जिसके कारण मजबूरी में मरीज को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। फिर शुरू होता है असली लूट का खेल। इलाज के नाम पर उनकी जेब पर डाका डाला जाता है। पहले तो कई तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, जिसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता है। और फिर जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो दवाइयों की लिस्ट दी जाती है, और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां नेहरू नगर अस्पताल में नॉर्मल बुखार के नाम पर 55,000 रुपए का बिल बना दिया। इस तरह यशोदा अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन का 2.5 लाख रुपए का बिल बनाया गया, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ। तीमारदार जब अस्पताल पहुंचे तो मरीज को फिर से अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि किसी नस में दिक्कत हो गई है। इसके बाद मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है और फिर से करीब 15 लाख रुपए का बिल बनाया जाता है, लेकिन मरीज की इसके बावजूद मौत हो जाती है। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो एक व्यापार का माध्यम बना लिया उन्होंने। और इनकी निगाह में कोई पेशेंट इनके लिए कोई दया दृष्टि नहीं रही। इनके लिए तो केवल ये है कि व्यापार का साधन है। मेरी मिसेज नेहरू नगर यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती रही थी बुखार में। मैं उनको ले गया था, बुखार में समस्या है, दवाई ले देंगे। उन्होंने मेरा 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए का बिल बनाया, जिसमें से 55,000 रुपये मात्र टेस्ट हो गए थे। बुखार एक नॉर्मली फीवर में 55,000 रुपये के टेस्ट ये डॉक्टर हॉस्पिटल में बिल बना रहे हैं। इनके लिए केवल व्यापार है। मैंने देखा है वैसे तो कि जहाँ तक है सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं होता है, बहुत जरूरत पड़ने पर ही मतलब जांच लिखते हैं। बट प्राइवेट हॉस्पिटलों में आजकल पहले आपने पर्ची बनवाई और पर्ची बनवाने के जस्ट बाद ही वो 2-4 जांच तो लिख ही देंगे, शुगर, थायराइड, बीपी वगैरह वगैरह। और बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देंगे, महंगी महंगी जांचें लिख देंगे। तो ये अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। इसी तरह यूपी के हरदोई में भी सीने में दर्द की समस्या को लेकर मरीज मेडिकल कॉलेज गया, जहां डॉक्टर्स ने ईसीजी समेत कई जांच की, मगर दर्द से राहत नहीं मिली, जिसके बाद लखनऊ रेफर कर दिया। पीड़ित की माने तो डॉक्टर्स ने 8 दिन में करीब 20,000 की जांच लिखी और करवाई, जिसके बाद अब हार्ट में सर्जरी के लिए बोला है। हमारी तबीयत खराब हुई तो मेडिकल कॉलेज हरदोई में भर्ती हुआ, तो उन्होंने नब्ज तो नहीं पकड़ पाई, बीमारी तो नहीं पकड़ पाई। कम से कम 20,000 की जांचें बाहर की लिखी। पहले जांचें लिखते हैं और जब जांचें होके आ गई तो उन्होंने नहीं पकड़ पाया। फिर उसके बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ जाने के बाद कि लारी से मेरा इलाज चल रहा है। इन्होंने बिल्कुल
यहाँ जांचों के नाम पे धांधली डॉक्टर कमाई के जरिए बनाए हैं। मैं अपने लड़के को पहले दिखाने आई थी यहाँ पर, तो उसके दिल की प्रॉब्लम थी, उसे 2 महीने का यही डिलीवरी भी हुई थी। तो इन्होंने सब सही करके छुट्टी कर दी थी। फिर इसको मैं टीका लगने के बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई, यहाँ लेके आई मैं दिखाने के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि इसको दिल की परेशानी है, मतलब दिल बढ़ रहा है उसके, और फसलियाँ ज़्यादा चल रही थी। तो उन्होंने ये कह दिया कि अपने रिस्क पे एडमिट मतलब ले नहीं रहते, ये कहते अपने रिस्क पे रख लो, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बस डाल के रखेंगे, और अगर कुछ होता है तो तुम्हारी हेडिंग है, और या तो अपनी मर्ज़ी से जाओ दूसरे अस्पताल, यहाँ में हम नहीं देख पाएंगे, रेफर नहीं करेंगे हम यहाँ से। हमने कही रेफर कर दो भाई, दिल की उस पर नहीं करा। लड़का मेरा अगले ही दिन ख़त्म हो गया, आईसीयू की बहुत ज़रूरत थी उसको, आईसीयू नहीं दी। ये 1-2 जगह की समस्या नहीं है, पूरे देश के निजी अस्पताल की ये कहानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि जेब पर डाका, लेकिन मरता क्या ना करता। बीमारी होने पर इलाज कराने तो अस्पताल ही जाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इन अस्पताल की लूट से आखिर छुटकारा कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं निजी अस्पतालों की मनमानी पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको सुनाते हैं। उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक ने। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ हैं हेल्थ मिनिस्टर, राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें, जो हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे वो सरकारी बात करें या प्राइवेट बात करें, तो मरीज जो है वो अक्सर बहुत परेशान होता है। प्राइवेट में ऐसा होता है कि उसको इतने सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जो कि जरूरत भी नहीं, ताकि बिलिंग बढ़े, और सरकारी में कम लिखे जाते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं रहती। तो दोनों तरह की बातें ना। देखिए, निश्चित रूप से हमारा बड़ा प्रदेश है, 8 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, और हमारे जो स्वास्थ्य संस्थान है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों चाहे प्राइवेट क्षेत्र के हों, सही तरीके से काम करें, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आयुष्मान कार्ड देके 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराने का जो एक सर्वोत्तम कार्य किया, उसका लाभ भी गरीब लोगों को मिले, इसका प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार करती है। ये इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, कहीं कहीं पर कुछ मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कैसे समाधान हम उस दिशा में कर सकते हैं, उसके लिए निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार काम करती है। सर, दमोह का जो केस था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चर्चा में हुआ कि डिग्रीज नहीं थी और उसके बावजूद वो हार्ट जैसी जो है वो ऑपरेशंस कर रहा था। इस तरह की चीजों की दोबारा रिपीटिशन ना हो, तो उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस पे ऐसे विषय को लेकर समय समय पर एडवाइजरी निकलती हैं, दिशा निर्देश निकलते हैं। हमारे CMHO जो जिले के अधिकारी हैं, उनको निर्देश होते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी जांच निरंतर होते रहे, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का जिस पे योग्यता ना हो और उसके योग्यता से इतर कोई प्रयास करता, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सर रुकेगा। तो ये थे नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो बता रहे थे कि सरकार जो है पूरी तरह से गंभीर है कि स्वास्थ्य के फील्ड में किसी भी तरह की परेशानी कोई भी मरीज को ना हो। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। सरकार को आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े बड़े वादे कि किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं होंगी, गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, नेता है कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर बलविंदर सिंह हैं, पूर्व MS है सफदरजंग के। और हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह है, पीड़ित हैं, ये हरदोई के रहने वाले हैं। आप चारों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ हुआ था आपके साथ और किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आपकी जेब पर टाका डाला था, जरा वो बताइएगा। सर, मैं प्राइवेट में नहीं, सरकारी में गया था, मेडिकल कॉलेज में, जहाँ मुझे अमित शर्मा डॉक्टर ने भर्ती किया था। फिर उनके बाद डॉक्टर HOD हैं, उनका नाम नहीं पता है, उन्होंने सुबह से देखना शुरू किया, 8 दिन तक देखते रहे, रोज एक नई जांच लिखते थे और सारी जांचें बाहर की लिखते थे। और कम से कम 20,000 की जांचें मेरी करा रखी हैं और कोई फायदा नहीं हुआ, दर्द में बिल्कुल आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में
यहाँ से रेफर बना दिया गया ट्रामा सेंटर नखलऊ के लिए। नखलऊ जब पहुंचा तब उन्होंने लारी में भेजा। लारी में इस समय हमारा ऑपरेशन लगा है 10 तारीख को सर। 10 तारीख को ट्रीटमेंट चल रहा है ऑपरेशन सर। आपका होने वाला है। समस्या क्या है? हार्ट की बाल में दिक्कत है सर, हार्ट से परेशान हूँ। हार्ट से परेशान है और आपको इतना चक्कर लगा दिया गया। जो ये जांच आपने कराई, कितने की कराई थी? सर बाहर के हर बार बाहर की लिख के कम से कम 1500-1600 की, 2000, 3000, 20,000 की टोटल जांचें हुई। वो जांचें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, घर पे हैं सर। और वो मौजूदा सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी जांचें नहीं हुई थी? नहीं हुई सर। नहीं हुई थी, सरकारी हॉस्पिटल में जांच नहीं हुई थी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ 3 खास और मेहमान हैं, सबके पास एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, पूर्व एमएस हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के। सर, एक बड़ी समस्या जो आम लोगों की है, उस समस्या से लोग दो चार होते हैं। गलती से अगर आप हॉस्पिटल चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूंगा, हालांकि सरकारी में भी कमोबेश आपने वही तस्वीर देखी, ये इतनी जांच हो जाती है कि इंसान अपना ब्लड देते देते परेशान हो जाता है और जांच के लिए पर्ची कटाते कटाते परेशान हो जाता है। कई बार यह भी देखने को आया है कि बीमारी कुछ और थी, जांच कुछ और हो रही है। हाँ जी, मैं इस बात से आपके साथ सहमत हूँ। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि टारगेट होता है कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, लेकिन उनका अपना एक गोल भी होता है कि जो पेशेंट से पैसे चार्ज किए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है कि डॉक्टर इतने पैसे लेगा या डॉक्टर ने इतने की टेस्ट लिखी है। डॉक्टर अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लिखेगा कि देखो, आपकी इस पेशेंट की बीमारी को ठीक करने के लिए ये कम से कम ये 4 या 6 टेस्ट बहुत जरूरी है। खास करके वो पेशेंट जिसका सर्जरी होना है, हार्ट का सर्जरी है, लंग का सर्जरी है, जो मेजर सर्जरी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये पेशेंट वही हैं जो मेजर सर्जरी के हैं, ये क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं। तो इसमें जो टेस्ट करने होते हैं वो डॉक्टर लिखता है, लेकिन उसके चार्जेस जो होते हैं ना, वो डॉक्टर फिक्स नहीं करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वो नॉन मेडिकल पर्सन होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पेशेंट के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है। 2 चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं। एक तो हमारे कंट्री में आप देखिए ध्यान से, किसी भी शहर में चाहिए, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। हर पेशेंट को कोशिश करके हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को आगे आना होगा। उसमें क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में जितना भी बिल बनेगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, पेशेंट पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि ये टेस्ट की कीमत कम हो, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, राज्य सरकार को। केंद्र सरकार जो है हर चीज हर राज्य को कंट्रोल नहीं करती, राज्य सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी एक जिम्मेवारी है कि वो फ्रीक्वेंट विजिट किए जाएं हॉस्पिटल्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चेकअप से इंफॉर्मेशन ली जाए कि ये कितना चार्जेस ले रहे हैं, और उसको कंपैरेटिव बेसिस पे डेटा बनना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में इतने पैसे इस इन्वेस्टिगेशन के, इसमें इतने क्यों हैं। तो ये खामियां हैं, मैं 100% मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपने हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र किया बलविंदर जी, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में हेल्थ इंश्योरेंस का कराने का जो पैसा है वो इतनी तेजी से भागा है कि उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। मुझे ध्यान में है कि 2020 में मैंने अपनी फैमिली का कराया था, उस समय 12,000 रुपए में चारों सदस्यों का हो गया था, यानी मेरी पत्नी का और 2 बच्चों का। आज की तारीख में मैं उसके लिए 44,000 रुपए भर रहा हूं। 4 सालों में यह स्थिति है सर, 4 सालों में यह स्थिति है। अभी आपने जो इंश्योरेंस कराया अपनी फैमिली का, यू आर ए यंग पर्सन, लेकिन आप जानते हैं सीनियर सिटीजन जो हैं 65 ईयर्स प्लस एज के, उनका 30,000 से लेकर 40,000 रुपए एनुअल प्रीमियम है। अब ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ कोरिलेट होता है। देखिए, इन्फ्लेशन जो है हर इंडस्ट्री में होती है। इन्फ्लेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन के अपने हाथ में नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के हाथ में नहीं होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट भी बढ़ेगा। परंतु फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये इतना अमाउंट है, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं करते। आप कुछ छोटे छोटे देश हैं उनके साथ कंपेयर करिएगा। आज की डेट में भी इंडिया का जो हेल्थ इंश्योरेंस है और कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो बिल्कुल सबसे कम है, बहुत कम। लेकिन बलविंदर जी, प्रति व्यक्ति आय भी तो देख लीजिए,
इंडिया में क्या है? मैं मानता हूँ आय कम है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना होगा। ये राज्य सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, अब इस इसी सेक्टर पर के मैं ऊपर आता एक हूं। जी कंट्रोल रखें। जी जी जी। सूर्य मैथिल जी, सुना आपने, चीजों को समझा आपने। सरकार जो है वो वादे बहुत करती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, मैं इसे मानूंगा कि कभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कभी भी चुनाव में वोट नहीं पड़ता। और यही वजह है कि जब सरकार चुनकर आती है ना, तो इन दोनों चीजों से लोगों को महरूम कर देती है या इन पर ध्यान नहीं देती। दावे बहुत किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं सूर्य जी, लेकिन वो दावे हकीकत में साकार होते हुए नजर नहीं आते। ऐसा क्यों सूर्य जी? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, पहले तो आपको बधाई कि आपने ये जो सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जो कि सभी की जिंदगी को इम्पैक्ट मारता है, लेकिन कोई भी, मैं कहूँ, न्यूज चैनल्स पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं। अब रह गई बात जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं 2014 से पहले की, तो मैं आपकी बात से सहमत भी हो सकता हूं कि इस देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है कि 2014 से पहले इस देश के अंदर यदि हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार का कार्यकाल छोड़ दें, तो 1999 से 2004 के बीच का, जी जी, यदि अगर उसको छोड़ दे तो 2 ही एम्स इस देश के अंदर थे। आज उन एम्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। और पैरामिलिट्री स्टाफ को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि एक ट्रेंड पैरामिलिट्री स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हमें आवश्यकता रहती है हमेशा, और वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। उस विषय के ऊपर भी संजीदा नहीं थी सरकार। आज मैं आपको बताने में बहुत हर्ष महसूस करता हूं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का पायलट प्रोजेक्ट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने मेडिकल की सीटें जो हैं पहले से डबल कर दी हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड के अंदर हमने देखा क्या स्थिति बुरी थी, उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अब रह गई बात इन हॉस्पिटल की मनमानी की, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोई अगर बीमा योजना सरकारी चल रही है तो वो भारत के अंदर चल रही है, आयुष्मान बीमा योजना। और अभी 2024-25 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सपेंड करते हुए हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी इसमें ऐड किया और इसको दायरा बढ़ा के 10 लाख कर दिया। आप सोचिए, जिस देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना अभाव रहा हो, उस देश को लेकिन आपने कभी पता किया क्या कि ये योजना जो है क्या सभी हॉस्पिटल्स में काम करती है? आशीष जी, ना तो जैसे कि आपने भी बताया कि आपने भी एक बीमा योजना ले रखी है। मैंने तो प्राइवेट के लिए, मैंने प्राइवेट के लिए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, परिवार का मामला